नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। दिल्ली में कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक हुई है, लेकिन उससे पहले एक विषय को लेकर सवाल उठ गए हैं। विषय है किसने किसको कब मैसेज भेजा, जानकारी दी, और इस विषय को लेकर प्रभारी और प्रधान आमने सामने आ गए हैं। बात हम कर रहे हैं दीपक बावरिया की और उदय भान की। कुछ समय पहले उदय भान ने जनता टीवी से बातचीत में ये कहा था कि हमारे जो प्रभारी हैं उनको काउंटिंग वाले दिन ही ये मैसेज आ गया था कि 15 सीटों पर बीजेपी धांधली कर रही है और वो 15 जीती हुई सीटें आप हारने जा रहे हैं। क्योंकि प्रभारी जो थे वो बीमार थे, इसलिए उन्होंने मैसेज देखा नहीं, उन्होंने अगले दिन मैसेज देखा। प्रभारी अब ठीक हो गए हैं। प्रभारी ने कहा कि मैंने तो ये मैसेज प्रधान जी को भेज दिया था। प्रधान जी पलटवार करके कह रहे हैं कि मुझे कोई मैसेज नहीं मिला। उसके बाद उस पर आज भी टिप्पणी हो रही है, उस पर सियासत भी हो रही है। पहले आपको सुनवाते हैं दोनों नेताओं ने क्या कहा था। तो कोट किया था कि जो है मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, मैं कहूँगा यस मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि भाई जो है यहाँ धांधली होने वाली है और ये सीटों पे होने वाली हैं, और किसी ने मुझको उसका एक एसएमएस भेजा था। मेरा नंबर तो यहाँ गुजरात में हर जगह पे कई लोगों के पास होता है, तो कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। तो इमीडिएटली आई डाइवर्टेड इट टू पीसीसी प्रेसिडेंट कि वो उसके पर आवश्यक जो कदम उठाने वो उठा लें। उन्होंने जो ये कहा कि भाई कांग्रेस पीसीसी प्रेसिडेंट को अपने फॉरवर्ड कर दिया, वो मुझे कोई फॉरवर्ड नहीं हुआ। मुझे तो नेक्स्ट डे 9 तारीख को 3:32 पर जयदीप धनखड़ से मिला था। आपने सुना, वो कह रहे हैं हमने फॉरवर्ड कर दिया। प्रधान जी कह रहे हैं मेरे को तो कोई फॉरवर्ड नहीं किया, मुझे तो धनखड़ साहब जो एक हैं उन्होंने भेजा था। 3:32 वो समय बता रहे हैं। आज फिर दीपक बावरिया से इस बारे में पूछा गया, क्या कुछ कहा सुनिए। उदय भान से जब सवाल किया गया, उन्होंने खुद ही कहा कि एक गलत कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपके द्वारा कहा गया है कि मैसेज आपने उनको भेज दिया था, मगर उदय भान के द्वारा कहा जा रहा है कि मैसेज आपकी तरफ से नहीं। इट इज गोइंग टू बी अ हाईली कंट्रोवर्शियल सब्जुडाइज मैटर, उसके बारे में हम आपसे कुछ चर्चा नहीं करेंगे। ये बड़ा ही विवादित विषय है, इस पर पब्लिक में बात नहीं करनी है। आज बावरिया साहब ये कह रहे हैं। अब क्योंकि ये मामला सामने आ गया तो सियासत हो रही है। अब जब सियासत हो रही है तो कोई कुछ ना कुछ कहेगा। अभय चौटाला क्या कह रहे हैं वो सुनिए। अब तो बावरिया की स्टेटमेंट आने के बाद तो स्पष्ट हो गया, कांतो हुड्डा जो है उदय भान के माध्यम से टोटल का टोटल ब्लेम जो है ईवीएम पे लगा रहा था। टोटल का टोटल ब्लेम जो है कोई इस बात का लगा रहा था कि सरकार ने ईवीएम के माध्यम से हमें चुनाव हराया है। लेकिन अब बावरिया की स्टेटमेंट के बाद तो स्पष्ट हो गया कि हुड्डा ने ही स्वयं इसको भाजपा को जिताया, कांग्रेस को हराया। चलिए, आपने सुन लिया किसने क्या कहा। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ सुनील फोगाट जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, और हमारे साथ अनुसूरा जुड़ गई हैं इंडियन नेशनल लोकदल से। सुनील जी का नाम पीसीआर जरा ठीक से लिख लीजिए। सुनील फोगाट हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, किसने किसको कब मैसेज भेजा, इस पर सवाल है। अभी अंतर्द्वंद बना हुआ है और आपने सुन लिया होगा प्रधान जी क्या कह रहे हैं, प्रभारी जी क्या कह रहे हैं, और अभय चौटाला क्या कह रहे हैं। सभी साथियों को नमस्कार। कांग्रेस चुनाव हार चुकी, भाजपा की सरकार बन चुकी। जो भी भाजपा ने अनियमितताएं की है उनको हमने उठा दिया, विभिन्न मंचों पर और कोर्ट में चले गए। अब जो भी कुछ हमें प्रूव करना होगा वो कोर्ट में करना होगा। अब ये हमारा आंतरिक मामला है, किसने कब मैसेज भेजा, कब नहीं भेजा। अब इन आरोप प्रत्यारोपों का कोई महत्व नहीं है। अब जैसे उदय भान जी ने कहा कि मुझे तो मैसेज जगदीप धनखड़ से मिला था। वे जगदीप धनखड़ जी की हैसियत है जो बावरिया जी उनको मैसेज करेंगे। जगदीप धनखड़ को किसी ने और नहीं किया होगा, और जगदीप धनखड़ को जिसने भी किया होगा वो कांग्रेस की तरफ से ही आया होगा। तो आप ये बेकार की सफाई देने का कोई औचित्य नहीं है। हो सकता है वो स्वयं उम्मीदवार थे श्री उदय भान जी, वो वोटिंग में व्यस्त होंगे,
नहीं देख पाए होंगे या दूसरे जिस नेता के पास गया होगा वो भी वोटिंग अपनी चुनाव प्रक्रिया में व्यस्त होगा, उसने लेट भेजा होगा। तो अब इन बातों का कोई महत्व नहीं है। अगर मान लो ये सुबह कह देते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तो जो धांधली होनी तो हो चुकी थी। इसी बात को 12 बजे जयराम रमेश ने उठा दिया था। बयानबाजी करना, प्रतिक्रिया देना बेमानी है। सबसे बड़ी चुप्पी है, क्योंकि आपने जो कुछ करना है इस संदर्भ में, ईवीएम के संदर्भ में, वो आपको केवल प्रूव करना पड़ेगा। आपने याचिकाएं कर दी, चुनाव आयोग के पास आप जा चुके, चुनाव आयोग ने आपकी बात नहीं मानी, तो चुनाव आयोग ने आपकी बात नहीं मानी तो आपके सामने एक ही विकल्प था कि भाई एक तो आपने जो गन्ना की मांग कर रखी है कई जगह, जिन लोगों ने पैसे भर रखे हैं कि भाई गन्ना कराओ, तो देखते हैं उसकी गन्ना कब होती है तो उससे पता चलेगा। विद्रोही जी, आपने कहा कि सबसे बड़ी चुप, वो कांग्रेस में होता नहीं ना, जिसके आगे माइक लग गया उसने बोलना ही बोलना है। मैं कांग्रेसियों के लिए कह रहा हूँ, मैं कोई आप लोगों के लिए तो कह नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, उनके आगे माइक लग गया, उन्होंने बोलना ही बोलना है। मैं कह रहा हूँ आप लोग तो मजे लोगे, चुपलिया करेगा, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। आपको जब हम मसाला देंगे तो आप तो अपनी दुकान सजाओगे, आप तो डिबेट करोगे, विपक्ष के लोग जो है वो सवाल करेंगे, तो उनको मैं कुछ नहीं कह रहा। अगर आप आज डिबेट कर रहे हैं तो मौका कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। अगर अभय चौटाला हम पर तंज कस रहे हैं तो मौका कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। तो इसीलिए मैं कांग्रेसियों को ही कह रहा हूँ, मैं कि ना विपक्ष को कह रहा है ना डिबेट। मैं तो सवाल ही पूछ रहा हूँ। मेरी बात, जो कुछ कह रहा हूँ मैं, वो मैं इन कांग्रेसियों को ही कह रहा हूँ भाई, ठीक है भाई, समय पर आपने एक्शन नहीं लिया और मान लो सुबह आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, मैं उल्टा सवाल कर रहा हूँ, तो कौन सा पार्ट टूट जाता? अब 12 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एआईसी हेडक्वार्टर के अंदर सारी बात रखी थी जयराम रमेश ने, तो क्या कुछ हुआ? क्या कुछ चुनाव आयोग ने हमारी सुनवाई की क्या? चुनाव आयोग को दूसरे दिन बाकायदा लिखित रूप से पत्र तक दे दिया, डेलीगेशन मिल लिया, क्या चुनाव आयोग ने की क्या हमारी सुनवाई? ठीक है। चुनाव आयुक्तों ने खुद जो पूर्व चुनाव आयुक्त है उन्होंने चुनाव आयोग की आलोचना करी। आप विभिन्न पूर्व चुनाव आयुक्तों की बात, मुख्य चुनाव आयुक्तों के वक्तव्य सुन लो, वो खुद कह रहे हैं कि मैं चुनाव आयोग वर्तमान में हमारी चुनाव की सारी प्रतिष्ठा गिरा दी। ऐसा भूतपूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि ऐसा चुनाव आयोग हमने। ठीक है विद्रोही जी, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने की बजाय गिरा रहा है। और दूसरी बात, मैं आपके सामने स्वयं स्वीकार कर चुका हूं, और आज नहीं, जब नतीजे आए उसके दूसरे दिन ही शायद आपके चैनल पर था मैं, या तीसरे दिन होगा या दूसरे दिन होगा, मैंने आपसे खुद कहा था, बावरिया जी कह रहे 15 सीटें गलत बांटी याद आए, मैंने 10 बताई थी, मैंने सीटें तक बता दी थी, मैंने 10 सीटें आपको ऐसी गिरा दी थी जो हमने अपने उम्मीदवार नहीं बैठाए, हम अपनी गलती से आ रहे। तो ये बातें तो मैं आपके सामने मैं कह चुका हूँ, एक साधारण सा कार्यकर्ता। अगर बावरिया जी जो आज सत्य बोल रहे हैं तो उस सत्य को स्वीकार करने में नेताओं को हरियाणा कोई गुरेज क्यों होना चाहिए? ठीक है, अब वो बात उधर घूम गई। ठीक है, सुनील फोगाट जी मुझे बताएं, मतलब प्रभारी कह रहा है कि मैंने प्रदेश अध्यक्ष को मैसेज भेजा, प्रदेश अध्यक्ष मीडिया में आके कह रहा है मेरे को कोई मैसेज नहीं भेजा, आज प्रभारी कह रहा है जी कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, बात मत करिए इस बारे में। ये चल क्या रहा है, ये क्या कहानी है? अब फिर विद्रोही जी कहेंगे हमें मसाला दे रहे हैं। भाई आप कांग्रेस पे तुकबंदी हो रही है तो वो अफसर तो कांग्रेस ही दे रही है, लेकिन प्रभारी और प्रधान सामने आकर एक दूसरे की बात को डिनाई कर रहे हैं, काट रहे हैं। ये कैसा संयोजन है पार्टी में? तो आप तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये ऐसा समायोजन है कि ये देखिए, ये समायोजन देखने को कांग्रेस पार्टी में ही मिल सकता है। आप पूरे देश के किसी क्षेत्रीय दल को, किसी भी क्षेत्रीय दल को उठा लीजिए, वहां भी इतनी ज्यादा जुस्म पैदार नहीं मिलेगी जितनी कांग्रेस पार्टी के अंदर है। ये अपने आप को
बहुत पुराना दल कहते हैं, राष्ट्रीय दल कहते हैं, उसके बावजूद भी कोई तालमेल नाम की चीज इनके अंदर है नहीं। आप अभी तो मेरे बड़े भाई वेद प्रकाश जी कह रहे थे कि ईवीएम के ऊपर हम चुनाव आयोग में गए, हम कोर्ट के अंदर गए। अब वो सारी चीजें दाएं बाएं सारी चीजें घुमाते रहेंगे, लेकिन इनके प्रभारी जी ने खुद कहा कि कुछ टिकटें गलत बटी, 10-15 टिकटें गलत बटी, उस वजह से हम चुनाव हार गए। उस बात का आज तक कोई जिक्र नहीं करेगा। सारी संस्थाएं भाई मैं कर रहा हूँ, पहले दिन से ही कर रहा हूँ सर। सारी सर संस्थाएं तू मत कहिए, कोई मत, कोई नहीं कर रहा सर, मैं कर रहा हूँ और गवाह है वरुण जी, इनके सामने की थी, अब दूसरे दिन ही की थी। वरुण जी मैं गलत कह रहा हूँ क्या? आप गलत नहीं कह रहे। तो आप यो मत कहिए, कोई नहीं कर रहा, बस इतना ही आग्रह है। वेद प्रकाश जी का बड़प्पन है कि वो स्टूडियो में कम से कम इतना तो मानते हैं कि हम मौका दे रहे हैं, हमारे अंदर कमी है। दूसरे प्रवक्ता तो ये भी नहीं मानते इनके। और वरुण जी मैंने तो पहले भी कहा कि पार्टी के अंदर जब कुछ एक्शन होगा, पार्टी संगठन के अंदर जब कुछ निर्णय लिए जाएंगे, तभी तो प्रवक्ता आके स्टूडियो में आपसे या हमसे कोई चर्चा करेंगे ना। अब इन लोगों की भी बातें खत्म हो चुकी है बेचारों की, ये क्या क्या बोलेंगे आप बताइए? कि मजबूरी है कुछ ना कुछ यहाँ पे बैठ के बोलना। तो कांग्रेस, मैंने पहले भी कहा, कोई फायदा नहीं। ये सारी जो, अब आप देखिए एक बड़ा नाम आया कि जयदीप धनखड़ को मैसेज दिया। अब जयदीप धनखड़ कौन है हमें नहीं पता, वो शायद हुड्डा साहब के कोई करीबी होंगे। तो ये सारी ये जो नाम निकल के आ रही है, जो छोटी छोटी बातें निकल के आ रही है, इन सब का यही एक आधार है कि हुड्डा साहब के बाहर कांग्रेस पार्टी आज भी नहीं है। उनसे बाहर निकल ही नहीं पा रही, उस दायरे से बाहर ये लोग। और जब तक उस दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे तो पार्टी के अंदर यही रहेगा, या तो हुड्डा को या उसके बेटे को बनाओ, या फिर ऐसे ही जैसे 10 साल से इनका संगठन तैयार नहीं हुआ, ऐसे ही विपक्ष के नेता की कुर्सी भी खाली पड़ी रहेगी। और ये बड़ी शर्म की बात है हमारे हरियाणा प्रदेश के लिए कि एक पार्टी जो इतनी पुरानी पार्टी होने का दावा करती है, 37 विधायक जिस पार्टी को हरियाणा की जनता ने चुन के दिए, जिन लाखों लोगों ने उम्मीदों के साथ इनको वोट किया कि हमारे मुद्दे सदन के अंदर उठाएंगे, वो अपना ही नहीं कुछ निर्णय ले पा रहे। 37 आदमी मिलकर एक आदमी नहीं सुन पा रहे, तो ये जनता की मुद्दे। इस टॉपिक को छोड़िए सुनील भाई, मेरे पास रहने दीजिए, पूरे हफ्ते डिबेट करनी होती है। ये टॉपिक रखिए, अभी आगे काम आएगा। तीसरे चौथे दिन जब कोई टॉपिक नहीं मिलेगा तब इसको ले आएंगे। अनु सूरा जी के पास चलते हैं। अनु जी, अभय चौटाला को हमने सुना, वो कह रहे हैं कि दीपक बाबरिया के मैसेज से स्पष्ट है कि ये मिली भगत थी और इस मिली भगत में बीजेपी को चुनाव जिताया गया है। अब विद्रोही जी कह रहे थे भाई मौका मिल गया, तंज कसा जा रहा है। जी वरुण जी, सबसे पहले तो आपको, सभी प्रवक्ताओं को नमस्कार, राम राम, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। जब से भाजपा की सरकार बनी है, लंबे टाइम से ये ऑनलाइन जुआ खिला रहे हैं देश की जनता को। तो मैं तो ये कहूंगी कि सिर्फ जनता को ही नहीं, यहाँ तो भाजपा, ये कांग्रेस के जो, पहले तो हम सोचते थे कि सिर्फ हुड्डा साहब और शैलजा जी ही मसाला, ये दोनों ही मसाला देते हैं प्रदेश की जनता को। लेकिन आज कांग्रेस के प्रवक्ता ने खुद स्वीकार किया कि हमारा तो प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश क्या पद है उनके पास, संयोजक या प्रभारी, वो भी आपस में इसी तरह हुड्डा और शैलजा वाला समीकरण रखते हैं और मसाला देने में वो भी कम नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो ये सारे कांग्रेसी, मैं नाम तो नहीं लेना चाहिए, शायद जंगली रमी खेल रहे हैं और पूरे प्रदेश की जनता का मनोरंजन कर रहे हैं। और अनुशासनहीनता जो इनकी पार्टी में है, ये बड़े उसकी शुगर कोटिंग कर देते हैं कि हमारी पार्टी के अंदर तो इंटरनल डेमोक्रेसी है। लेकिन इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि सरेआम आप मसाला देंगे, प्रवक्ताओं के पास बोलने के लिए कुछ बचेगा नहीं, तो वो स्वीकार कर लेंगे चैनल पे बैठ के कि हाँ जी हमारे वाले तो जी वैसे भी मान लेते हैं। हाँ, तो बिल्कुल अभय जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि साठगांठ थी हुड्डा साहब की भाजपा के साथ, और इस साठगांठ को समझने में हरियाणा की जनता ने देरी करी और कांग्रेस में उम्मीद एक देखी जिसका आज पूरे हरियाणा को पश्चाताप है। मैं ये कहूंगी कि आगे हरियाणा के अंदर कम से कम कांग्रेस का कोई भविष्य दिखाई नहीं देता इस विधानसभा चुनाव के बाद। और
ये स्थितियां हैं, ये मसाला दे रहे हैं, जनता एंटरटेनमेंट जनता का हो रहा है, लेकिन इस एंटरटेनमेंट के दौरान हरियाणा के अंदर और हरियाणा के साथ लगते राज्यों के अंदर बहुत ही खतरनाक गतिविधियां भी हो रही हैं। वो उस बारे में कांग्रेस को शर्मिंदा होना चाहिए कि इन्होंने ढील दी, भाजपा की तीसरी बार सरकार बनी और उसकी वजह से आज किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। चलिए, अब उस गंभीर सवाल पे आता हूं मैं वेद प्रकाश जी। जो अभय चौटाला कह रहे हैं, किस मैसेज से स्पष्ट हुआ कि मिली भगत थी बीजेपी के साथ? वरुण जी, आप बड़े समझदार व्यक्ति हैं। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने वाला हो वो कोई मिली भगत करेगा क्या? ये आरोप ही हास्यास्पद है, पर क्योंकि मैंने कहा मौका मिल गया उनको, इसलिए वो कह रहे हैं। हाँ, गलती हुई है, आंतरिक द्वंद्व हो सकता है, ये हो सकता है कि भाई कुछ सीटें सीमित करने की बात हो सकती है कि भाई ज्यादा सीट ना आ जाए, मैं मुख्यमंत्री ना बन पाऊं। यहाँ तक तो ये आरोप मैं मान लूंगा, पर ये मैं कैसे मान सकता हूँ? कौन व्यक्ति है जो खुद मुख्यमंत्री बनने की बजाय दूसरे को मुख्यमंत्री बनवाएगा? देखो, मैं इसमें एक बात रखता हूँ छोटी सी। मैं इलेक्शन में गया था सिरसा अर्जुन चौटाला का इंटरव्यू करने, तो मैंने कहा भाई वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, मतलब जैसा दावा है कांग्रेस का, वो क्यों बीजेपी के साथ होंगे? वो कह रहे कि वो सीटें इतनी लाना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के पद से पीछे रह जाए मामला। नहीं, वो अर्ध सत्य बोल रहे हैं। अगर वो ईमानदारी से बात, क्योंकि विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष का काम है कहना। अब लोकदल ये सोचता है कि भाई कांग्रेस की झगड़े में तुम्हारा नंबर लग जाएगा, मुंगेरी लाल हसीन सपना लेना ले लो, वो रोक थोड़ी सकता है। अगर वो ये कहते कि हुड्डा का लक्ष्य ये है कि 45-50 सीट आ जाए और ज्यादा आए नहीं, और हाईकमांड अगर कोई बदलाव करना चाहे तो ना करे, तो उनकी बात में कुछ सार्थकता या कुछ तार्किक मान ली जा सकती थी। पर ये मान लेना कि भाई थोड़ी सीट आ जाए, बीजेपी का राज आ जाए, ये बात कोई भी समझदार व्यक्ति जो जरा भी, आप कांग्रेस की लाख आलोचना करो, आप हुड्डा की लाख आलोचना करो, हुड्डा पर लाख आरोप लगाओ, पर कोई भी व्यक्ति ये मानने को तैयार है कि जो मुख्यमंत्री बनने वाला हो, क्योंकि कांग्रेस ने तो उनको फ्री हैंड दिया था, और फ्री हैंड इसीलिए दिया था कि भाई उन्होंने विश्वास दिया था हाईकमांड को कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार में ले आऊंगा। तो कांग्रेस ने झगड़ा टालने के लिए प्रस्तुत किया, भाई ठीक है हम आपको फ्री हैंड देते हैं, तो फ्री हैंड देकर सरकार बनाना उनकी जिम्मेदारी थी। तो ऐसा व्यक्ति जो स्पष्ट नजर आ रहा था कि मुख्यमंत्री बनेगा, वो व्यक्ति भाजपा से मिलेगा, ये अपने आप में हास्यास्पद बात है। ये अगर अभय चौटाला ने हास्यास्पद बात की। एक सेकेंड, अब हम तो अभय चौटाला जी कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि वो उनको वो सोचते हैं कि मैं नेता बन जाऊंगा, पर प्रयास कर ले हो। अब भाजपा वाले आज कुछ भी कह ले, अब मैं भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की बात बताने लग जाऊं तो इनका सर शर्म से झुक जाएगा। पर क्योंकि अगर मैं बातें बताने लग जाऊंगा तो मेरी इनमें फर्क क्या रह जाएगा? ठीक है, ठीक। कोई भी, खत्म कर रहा हूं, कोई भी नेता कितना ही बड़ा क्यों ना हो, राजनीति में आपस में पक्ष विपक्ष में कोई हमारी दुश्मनी तो है नहीं जी। हम आपस में बात भी करते हैं, वैचारिक आदान प्रदान भी करते हैं, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कई ऐसे में भाजपा के नेताओं के मेरे पास व्हाट्सएप भी आते हैं और व्हाट्सएप पे कॉल कर ऐसी बातें बताते हैं आपस में, जो वो सब करते हैं सर, वो सब करते हैं, सब करते हैं। मैं कह रहा हूँ वो बातें बताई नहीं जाती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को, ठीक है, चुनाव से पहले भी ये विश्वास नहीं था कि हमारी सरकार बन जाएगी, और बनने के बाद भी ये विश्वास नहीं था, और आज तक वो मुझसे बात करते हैं, कहते हैं यार हो तो गया फिर ये देखो पता नहीं कैसे हो गया। नहीं, ये बड़ी सामान्य सी बात है विद्रोही जी। मतलब जीत गए। एक यूपी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, वो मुझे कहते थे 50 से ऊपर सीटें आएंगी, आ गई 72, तो मतलब ये तो ठीक है ना, ये तो चलता है, होता है। ठीक है। अब जनता महान है। अनुसूरा कुछ ऐड कर रही है, फिर सुनील आपके पास आ रहा हूँ। मैं खत्म कर रहा हूँ, जनता महान है, जनता ने इनको मैंडेट दे दिया। मैं कांग्रेस वालों को भी सलाह दूंगा कि भाई जो होना था हो गया, जो अनियमितताएं वो आप कोर्ट में लड़ो, सड़कों पर लड़ो, और आपस में कंट्राडिक्टरी बात मत करो। और ये कंट्राडिक्टरी क्यों कर रहे हैं मैं बगैर कहे बता देता हूँ। इन सब का
पदों से हटाया जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन में कर रहे हैं। मैं सीधी ठीक है, क्योंकि मैं तो इधर उधर की बात करता अब हूं, आपने ही मसाला दिया है, frustration में कर रहे हैं। अब आपने ही मसाला दिया है अनुसूरा। अब वो इसने वरना क्यों बोलेंगे, वरना क्यों बोलेंगे बेकार की ठीक है बातें। अनुसूरा जी, जी, उनका एक ऑब्जर्वेशन, फिर उसके बाद मैं आता हूँ सुनील भाई के बाद। अनु बोलिए। हाँ, अभी मसाला पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि अभय चौटाला जी ने जो बयान दिया है वो नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो, पॉलिटिकल पार्टी जो व्यक्ति चला रहा है वो नेता बनने की लगातार कोशिश करेगा और हम आगे भी ये कोशिश करते रहेंगे। आपने क्या किया, आपके आपके नेताओं ने क्या किया? आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने वाला था, क्या वो चाहेगा कि सीटें कम आए, बहुमत ना आए? तो मतलब क्या हुआ क्या आप लोगों के साथ? आप तो रोज मुख्यमंत्री बन के सोते थे। आपको तो पूरा हरियाणा कह रहा था कि 70 पार है, हवा इतनी जबरदस्त है। तो मतलब आप ये अभी तक तो सिर्फ इतना मान रहे थे कि हमारी पार्टी मसाला देती है। आप अब जब ये कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने वाला हो वो क्यों भाजपा के साथ मिलेगा, तो आप एक इनडायरेक्ट स्टेटमेंट और दे रहे हो कि हमारे जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे वो बेहद बेवकूफ भी हैं, कि ऐसी स्थितियों में भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। ऐसी स्थितियों में इतना पॉजिटिव माहौल, मूर्ख कह लीजिए उसको, मैडम प्लीज प्लीज, मैंने ये कतई नहीं मूर्ख कह लीजिए, कम दिमाग कह लीजिए, पता नहीं क्या बन गए। ठीक है सुनील, ठीक है सुनील, ठीक है, एक मिनट सुनील की बारी थी। सुनील मुझे बताएं, अभी जैसे विद्रोही जी कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि कांग्रेस में ओवरहॉलिंग होनी है, संकेत दिए थे खड़गे जी ने, बदलाव होना है, ऊपर से नीचे तक बदलाव होना है, तो ये जो लोग बयान दे रहे हैं इनकी छुट्टी संभव है, इनकी छुट्टी संभव है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है। वरुण जी देखिए, जितना स्वस्थ विपक्ष होगा, चाहे वो सदन की बात हो या बाहर सड़क की बात हो, जितना स्वस्थ विपक्ष होगा उतना ही ज्यादा सरकार को फायदा होगा, क्योंकि वो कुछ सुझाव दे पाएंगे और सरकार अच्छे से काम कर पाएगी। भारतीय जनता पार्टी को तो उनका फायदा है, अगर विपक्ष वाले अपनी आदत सुधार लें और संगठित होकर काम करें तो कुछ जनता की आवाज उठाएंगे और हमें भी अच्छा मौका मिलेगा। लेकिन जो आपने कहा कि खड़गे जी ने कहा था कि ओवरहॉलिंग होगी, वो आप खुद देख लीजिए कितना टाइम हो चुका है, यही बातें, वही बयान, हर नेता वही बयान कितनी बार दे चुका है, लेकिन आज तक कुछ हुआ? ये गांधी परिवार और यहाँ पे हुड्डा परिवार, इनके बाहर कुछ निकल पाई पार्टी आज तक? ये ठीक है प्रभारी आए, आज तक आप ये बताइए हरियाणा में जितने प्रभारी लगे हैं, क्या अभी पिछले 10 साल में एक भी ऐसा प्रभारी बताइए जिसके ऊपर कांग्रेस पार्टी के अंदर ही आरोप ना लगे हों धड़ेबाजी करने के? एक भी बताइए मुझे। अरे बंसल साहब के साथ तो कमाल कर दिया था, एक कार्यक्रम रखा गया और उन्हें नहीं बुलाया गया। वो बेचारे मीडिया में बयान दे रहे थे कि मुझे नहीं बुलाया गया जी, ऐसा हरियाणा कांग्रेस का कार्यक्रम हो रहा है, ऐसा बंसल साहब मीडिया में बोल रहे थे। आप देखिए, तो मैं ये कह रहा हूँ, ये कोई सुधार होने की गुंजाइश मुझे तो लगती नहीं है। बाकी ठीक है, आज हमारे बड़े भाई खुद स्वीकार कर रहे हैं यहाँ पे कि हम मसाला देते हैं, और वो खुद बैठ के लगातार मसाला भी दे रहे हैं। तो ये ठीक है, कुछ देर के लिए अच्छा है, अच्छा लगता है, हमें मनोरंजन होता है, लेकिन राजनीति एक गंभीर विषय है। हमारे लाखों करोड़ों लोगों की आकांक्षाएं राजनीतिक लोगों के साथ या राजनीतिक दलों के साथ जुड़ी होती हैं। जब तक ये गंभीर नहीं होंगे तो इनकी तरह से दुर्गति होती रहेगी और फिर बदनाम या अन्य संस्थाओं को या और चीजों को करते रहेंगे। आप देखिए मोदी जी, कांग्रेस पार्टी अपना इंटरनल मामला आज तक नहीं सुलझा पाई। पहले तो ये बयान देते हैं, इंडिया के अंदर आके बड़ी बातें करते हैं, फिर जब मीडिया इनसे क्रॉस क्वेश्चन करता है तो ये कहते हैं कि ये छोड़ो, आप क्यों पूछो, ये हमारा इंटरनल मामला है या ये विवादास्पद मामला, इससे बात नहीं करेंगे। आप खुद ही उनको मसाला दे रहे हो, फिर वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तो आप इंटरनल बताते हैं उसको। ये गजब की इनकी परंपरा है, चाहे छोटे हरियाणा स्तर की बात करें, प्रदेश स्तर की हो या राष्ट्रीय स्तर की, कोई तालमेल चीज नहीं है इस पार्टी के अंदर। और एक सेकंड में लूंगा, आप देखिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी पानीपत के अंदर थे, उन्होंने हमारी सरकार लगातार काम करने के लिए जुटी हुई है। पार्टी अपने संगठन अपने आप को 30 लाख से ज्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी ने बना लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज बीमा सखी की योजना का शुभारंभ कर दिया। ग्रामीण महिलाएं
लाखों ग्रामीण महिलाएं, हमारी माताएं बहनें उससे लाभान्वित होंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुनील भाई आज के विषय पर रहेंगे। मैं चाह रहा था जिस पर डिबेट कर ले। अरे रुकिए ना विद्रोही जी, क्योंकि फिर ये लोग सुनिए ना, फिर ये लोग कहते हैं कि हुड्डा और बीजेपी मिल गए, हुड्डा ने मदद कर दी। कुछ दिन पहले कह रहे थे कि ये दुष्यंत और बीजेपी मिल गई, बीजेपी मिल गई। हमने कब कहा है? आप हम पर क्यों आरोप लगा रहे हैं? कमाल ये तो कह रही है। अरे भाई हमने कब कहा है हुड्डा बीजेपी मिल गई? हमने कब कहा है? अब आप बिल्कुल आपके सामने मैंने आपका नाम नहीं ले रहे हो, आपका नाम नहीं ले रहे। ये कहते रहते हैं ये बीजेपी मिल गई या वो बीजेपी, ये तो लोक दल का आरोप है। अरे भाई जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, आप लोगों को तो ठीक है, ठीक है। सुनील फोगाट जी देखिए, रुकिए, इस पे मैं कई बार डिबेट कर चुका हूं। जब कांग्रेस कहती है कि इनेलो बीजेपी की बी टीम है और इनेलो कहती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी की बी टीम है, इस पे बहुत डिबेट हो गई है। विद्रोही जी मेरा मैं वरुण जी वही बात कर रहा हूँ कि हमारी तैयारी को नहीं देखते, ठीक है, माहौल को नहीं देखते, आप उनकी मेहनत, ठीक है, ठीक है, रुक जाइए, अब रुकिए। विद्रोही जी वो कह रहे हैं आप हमारी मेहनत नहीं देखते, हमारे नतीजे पर सवाल उठाते हैं। अब मैं इनकी बताता हूँ, ये तो बहुत अनुशासित पार्टी है और हम तो अनुशासित नहीं है। आज ये कर्नाटक पर 10 मई को चुनाव हुए थे, 10 मई 2023 को। विपक्ष का नेता कब चुना गया? 19 नवंबर 2023 को। इनको येदियुरप्पा को ठिकाने लगाना था, 6-7 महीने लग गए। और वहां इनके जो प्रभारी थे उन पर कितने आरोप लगे थे कि भाई ये इसने हरवा दिया, मेरे को टिकट नहीं दी, इसने इसको हरवा दिया। कितनी जुत्तम 6 महीने हुई थी। और ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश में आ जाओ, लोकसभा चुनाव के बाद इनका हाईकमान बुलाकर दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टरों को किस तरह योगी के खिलाफ खड़ा कर रहा था, किस तरह उनके खिलाफ बयान देते थे। आरएसएस को हस्तक्षेप करना पड़ा, एक व्यक्ति विशेष की ड्यूटी लगानी पड़ी। उसके बाद इनका 3 महीने में 2 महीने में वो संकट सूझा। भैया राजनीति में हर दल के अंदर होता है। मध्य प्रदेश में आपका हुआ, राजस्थान में आपका कितना भारी विरोध हुआ आपस के अंदर, हिमाचल में आपका धूमल का और जयराम का कितना विरोध हुआ, हरियाणा में कितना हुआ। अरे भैया आप 14 से पहले की देख लो, आप तो शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे। मैं तो आपके एक अध्यक्ष को जानता हूँ और वो मेरे मित्र रहे, किस तरह जुत्तम बाजार होती थी। ये राजनीतिक लड़ाई हर दलों में होती है, ठीक है, पर क्योंकि जब सत्ता में जब होता है कोई भी दल, तो वो सत्ता के फेविकोल से चिपका हुआ होता है वो। अब मेरा एक सवाल है आपसे, सवाल ये है कि देखिए आरोप बहुत गंभीर था। जब उदय भान कहते हैं कि ये मैसेज पहले ही आ गया था कि इन 15 सीटों पे ऐसा ऐसा होने वाला है, बाबरिया कहे कि मैंने मैसेज भेज दिया था, प्रदेश अध्यक्ष कहे मेरे को कोई मैसेज नहीं भेजा था, इतने गंभीर आरोप को इतने हल्के अंदाज में मीडिया के सामने पेश किया गया, उससे क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े होते हैं। मैं तो स्वीकार कर रहा हूं जी कि क्रेडिबिलिटी का सवाल तो खड़ा होगा ही, और आप खुद मौका दे रहे हैं। और जब मैं आपको बता चुका, आप पर कश गवा है, और बीजेपी हर डिबेट में कहती है कि मैं 12 बजे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी जिस दिन मतगणना हो रही थी। इसका मतलब है कांग्रेस ने कदम तो उठाया था। उदय भान जी को ये बात कहते समय कुछ विचार तो करना चाहिए। अगर मान लो ये मैसेज नहीं था कि ईवीएम में गड़बड़ी थी या जानबूझ कराया जा रहा है, तो ये सवाल 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जयराम रमेश को लगाने की क्या जरूरत थी? उसी दूसरे ही दिन विस्तृत पत्र भेजकर प्रतिनिधि मंडल जाने की क्या जरूरत थी? उनसे टाइम मांगने की क्या जरूरत थी कि हम भाई जो जहां अनियमितता हुई है उसकी आपको 7 दिन के अंदर और विस्तृत रिपोर्ट देंगे। इसका मतलब है कांग्रेस हाईकमान ने तुरंत संज्ञान लिया। और तुरंत संज्ञान कब लिया? जब बावरिया ने बताया होगा तभी तो लिया गया है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह की इमैच्योर बयानबाजी क्यों की जा रही है। मैं तो खुद कह रहा हूं कि बिल्कुल इमैच्योरिटी है अध्यक्ष जी की। जब हाईकमान ले चुका, आ गया आ गया क्या आप इसमें ये बात मानते हैं? आज दीपक बाबरिया से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा ये कंट्रोवर्शियल मामला है, हाईली कंट्रोवर्शियल मामला है। क्या फायदा उस मामले को आगे बढ़ाने का? मैं भी आपसे यही कह रहा हूं कि एक मुद्दा था, वो मुद्दा हमने उठा लिया। उस मुद्दे पर हम जो चुनाव आयोग तक पहुंच गए, चुनाव हमने नहीं सुनी हमारी, सही गलत
आप उस पर बहस कर सकते हो कि चुनाव आपने सुनना चाहिए था, चुनाव ने बेईमानी की या ईमानदारी की, ये हमारे आरोप गलत थे, इस पर तो बहस हो सकती है। पर चुनाव में नहीं सुना। फिर हमारे पास विकल्प दूसरा क्या था? दूसरा विकल्प हमारे पास कोर्ट का था, हम कोर्ट में चले गए। अब देखिए जैसे मारकवाड़ी का मामला है, अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मारकवाड़ी के लोगों को ये आशंका है कि भाई हमारे साथ धांधली हुई, चुनाव का रिजल्ट आ गया और जिसके पक्ष में मारकवाड़ी के लोग हैं वो चुनाव भी जीत गया, वो मॉक पोलिंग करना चाहते हैं। कोई भी नागरिक कहीं भी अगर मॉक पोलिंग कर कर अपने गांव के अंदर अपना कोई करना चाहता है कि हमारे गांव में ये जो ईवीएम का रिजल्ट सही आया नहीं आया, इसका चुनाव से क्या लेना देना? उसे को रिजल्ट में फर्क पड़ रहा है, पुलिस का क्या लेना देना? पर चुनाव आयोग रोक रहा है, पुलिस रोक रही है। क्यों रोक रही है? क्योंकि कहीं न कहीं चुनाव आयोग को लगता है कि तुम्हारी बेईमानी सामने आ जाएगी। अगर चुनाव आयोग सच्चा सुच्चा है, रिजल्ट आ चुका, जीता तो एनसीपी का ही उम्मीदवार है और वो गांव एनसीपी के उम्मीदवार के पक्षधर है, चुनाव क्यों नहीं होने दे रहा मॉक पोलिंग? और क्या मॉक पोलिंग हिंदुस्तान के प्रजातंत्र के अंदर मौलिक अधिकार है? उस मौलिक अधिकार को क्यों कुचला जा रहा है? इसलिए तो कुचला जा रहा है कि कहीं न कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है। अगर दाल में काला नहीं है तो भाई शुचिता और पारदर्शिता में क्या आपत्ति है? ठीक है। चुनाव आयोग ने, एक मिनट, चुनाव आयोग ने एक ऐप बढ़ाया था, आपको पता होगा, उसके ऊपर डाटा डाल लेते। 5 चरणों के लोकसभा चुनाव के बाद जब सवाल उठने लगे वो डाटा ही खत्म कर दिया। चुनाव आयोग खुद स्वीकार कर रहा है कि महाराष्ट्र के मामले में कि जो 17 का फार्म है और जो हमने वोटिंग जिसमें फर्क है कि हमारे पास बाद में आया। और जब 17 के फार्म में आपको लिख कर दे दिया कि भाई गांव के अंदर एक बूथ पर 900 वोट पड़ी है, तो बाद में सारी वो 950 कहां से पड़ गई? ठीक है विद्रोही जी, प्लीज। लास्ट बात, चुनाव आयोग को क्या आपत्ति है कि फार्म 17 को अपलोड करने में, पर नहीं मान रहा? तो ये बातें शंका खड़ी करती है। और जब हम डिबेट शुरू करने जा रहे थे तो हमारे पास एक खबर आई थी कि नांदेड़ में 75 पोलिंग सेंटर पर वीवीपैट ईवीएम वोटों की वेरिफिकेशन हुई है, जिसमें 30 लोकसभा और 45 विधानसभा सीटें आती हैं और वीवीपैट ईवीएम के मिलान में कोई अंतर नहीं पाया गया है। अनुसूरा जी, अनुसूरा बोलिए। अच्छी बात है जी। नहीं 30 में हुई है ना, एक मैं इस पर कमेंट करूंगा जी। 30 विधानसभा में हुई ना जी, तो ये तो डॉक्यूमेंट होती ही है, इसमें नई बात क्या है? दो में होती है। अगर आपने 30 में कर ली, 30 दूनी 60 कहीं ज्यादा कर ली होगी, तो सवाल वो तो अपना चुनाव जिसमें चुनाव आयोग ने मान लो मिलान करवाना है, वो तो धांधली करने वाले को पता रहता है। अच्छा चलिए ठीक है मिलान होगा जी। तो अब समय थोड़ा ज्यादा खबर है ना, इस खबर में दम नहीं है। अच्छा, पत्रकार के नाते मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, इसका विश्लेषण कीजिए आप। ठीक है विद्रोही जी। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, खबर में दम नहीं है ऐसे थोड़ी। आप भी बता रहे हैं। हाँ तो बता रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ, मैं और डिटेल में पढ़ दूंगा सर, और डिटेल में पढ़ दूंगा। ठीक है अनुसूरा, डिटेल में पढ़ के बताना सर जी, डिटेल में पढ़ के बताना। अनुसूरा मैंने नहीं एक बार अनु बोलिए जी। मैंने बहुत शांति से विद्रोही जी को सुना और देखिए हमारे पुराने प्रवक्ता है, मैं बहुत सम्मान करती हूँ उनका और बहुत ही मैच्योर प्रवक्ता है। और जब विद्रोही जी जैसे मैच्योर प्रवक्ता एक चैनल पे बैठ के ये कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे नेता इतनी इमैच्योर बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, ये इन्होंने बोला है। और किसके लिए बोला है? प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के लिए। जब किसी पार्टी के राज्य के इतने बड़े पदाधिकारियों के लिए एक मैच्योर प्रवक्ता ऐसा बोलने पे मजबूर हो गए हैं, तो सोचिए उस पार्टी की हालत अंदरूनी तौर पे क्या होगी। कितना घमासान, कितनी कुंठा, कितनी गड़बड़ी उस पार्टी के अंदर होगी। ये तो देखिए स्पष्ट नजर आता है। प्रवक्ता की मजबूरी है, हालात अंदर जो भी हैं उन्हें बोलना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है चीजों को। और मैं बड़ी बहादुरी मानती हूँ विद्रोही जी की कि उन्होंने शुरू में स्वीकार कर लिया कि हमारे नेता मसाला दे रहे हैं मीडिया को और बहुत ही इमेच्योर बिहेवियर कर रहे हैं। लेकिन इनको समझ ये नहीं आ रहा कि इमेच्योर बयानबाजी कर क्यों रहे हैं। मैं बताती हूँ क्यों कर रहे हैं। इमेच्योर बयानबाजी आपके प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी हाई कमान राहुल गांधी ने इमेच्योरिटी दिखाई है, इमेच्योर बिहेवियर किया है।
जब देश के अंदर लोकसभा चुनाव होने जा रहे थे, तब इन्होंने जो मैं कहूंगी राज्य स्तरीय नेता हैं, स्वयंभू नेता हैं, अब तो स्वयंभू कह सकते हैं क्योंकि वो मुख्यमंत्री बन के सोते थे लेकिन नहीं बन पाए, उनके दबाव में आके लोकदल जैसे बड़े पुराने दल जिसकी कितनी बार हरियाणा में सत्ता रही है, उनको स्वीकार नहीं किया, उनको गठबंधन में इंडिया अलायंस में शामिल नहीं किया। और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी जो बनी ही कांग्रेस के विरोध में थी, जिसका हरियाणा में आज तक एक एमएलए नहीं बना, उनके साथ ये गलबहियां कर रहे थे। तो इनके हाईकमान की मैच्योरिटी तो उसी दिन दिखाई दे गई थी। अरे सोचिए, जो लोकदल, भाजपा तो हरियाणा के लिए नई पार्टी है, 10-11 साल पहले तो ये अस्तित्व में आई है, पहली बार सत्ता में आई है। उससे पहले क्या थी हरियाणा में भाजपा? उस भाजपा से पहले हरियाणा के अंदर दो ही मुख्य दल होते थे, कांग्रेस और जो नॉन कांग्रेसी होते थे वो होता था लोकदल। और वो लोकदल देश की हालत को मद्देनजर रखते हुए बहुत बड़ा दिल करके अपनी रैली के मंच से ये कह रहा है कि देश हित में अगर कोई गठबंधन बनता है तो हम, और कांग्रेस भी उस गठबंधन में होती है तो भी हम उस गठबंधन में सहर्ष शामिल होंगे, क्योंकि देश में किसानों के साथ जो हो रहा है या जो भी स्थितियां थी तो हम साथ आना चाहेंगे। और अहंकार इनके जो मैं कहूंगी प्रदेश स्तरीय नेता, उनका इतना, वो कहते थे कि हम अकेले ही सक्षम हैं। और उन अकेले सक्षम नेताओं को टॉलरेट किया राहुल गांधी ने, ये इमेच्योरिटी दिखाई राहुल गांधी ने, और उनकी सक्षमता तो देख ही ली। वो तो मुख्यमंत्री बनते रह गए, वो तो रहना ही था। समय ज्यादा हो गया है, मैं उस खबर को एक बार पढ़ देता हूं कि नांदेड़ के जिला अधिकारी के मुताबिक उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों और चुनाव पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में लॉटरी के जरिए इन केंद्रों का चयन किया गया। मतगणना के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 5-5 वीवीपैट पर्चियों की गिनती और उनका मिलान किया गया। ऐसे में 45 मतदान केंद्रों और लोकसभा उपचुनाव के 30 मतदान केंद्रों का सत्यापन किया गया। ये खबर है, अगर चाहेंगे तो इस पर आगे चर्चा कर लेंगे। फिलहाल आज क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, अब कुल मिलाकर बात यह है कि कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन तो होता ही है, हर बार होता है, इस पर कोई ठीक है, वो पब्लिक ठीक है, बात मैं कह रहा हूँ। नहीं, बात यह है ना कि वो लॉटरी के जरिए वो चुना गया ना मतदान केंद्र। कहा जाता सब। अच्छा चलिए, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, विश्वास सब साख का सवाल होता है। चलिए ठीक है, समय इतना ही है मेरे पास। कांग्रेस का आंतरिक मामला पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में है। कांग्रेस के नेता मसाला बांट रहे हैं, बकौल वेद प्रकाश विद्रोही जी। हालांकि हम दुकान नहीं सजा रहे हैं भाई, मसाला बांट रहे हैं, वो अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं, और वो जब ऐसा कर रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है, बात तो उस पर की ही जाएगी। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।